हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये जो है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ए वेव मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस एट टाइम t इक्वल टू 0 और एट 2 सेकंड्स पर ये दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसका पार्टिकल? एक वेव एक डिस्टर्बेंस मूव करा है तो उसका, तो t इक्वल टू 2 सेकंड्स पर इस इक्वेशन से। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने पर यह पता लगता है कि 2 सेकंड में वेव 1 मीटर मूव कर गया है डिस्टर्बेंस। तो जो चीज़ t बराबर 0 पर थी वो t इक्वल टू 2 सेकंड्स पर अकर हो गई होगी इस पर x माइनस, मतलब 1 मीटर आगे बढ़ गया डिस्टर्बेंस। तो 2 सेकंड्स में 1 मीटर, तो वेव वेलोसिटी पूछी गई है, तो 1/2। ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस इज सुपरइम्पोज्ड विद अनदर वेव टू फॉर्म ए स्टेशनरी। स्टेशनरी वेव्स में क्या आता है कि 2 प्रोग्रेसिव वेव होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं एंड सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट होती हैं, वो उनके सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स होती है। तो स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी कन्फाइंड इन ए रीजन रहती है, लेकिन स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। स्टेशनरी वेव 2 प्रोग्रेसिव वेव के सुपरइम्पोजिशन से बनती है जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन स्टेशनरी वेव्स में सारे पार्टिकल एक ही एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं करते। नोड्स पर उनका एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड्स पर मैक्सिमम होता है। लेकिन 0 जब होगा जब दोनों वेव जो सुपरइम्पोज हुई हैं वो सेम इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट इन डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो आप कहोगे अदर देन 0 भी होगा नोड में? हाँ, हो सकता है। या तो उनके एम्पलीट्यूड जो वेव सुपरइम्पोज हुई हैं उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एक का a है एक का b है। तो a माइनस बी, a बड़ा है b से, तो a माइनस बी हो जाएगा नोड्स पर और a प्लस बी हो जाएगा एंटी नोड्स पर। तो एंटी नोड पर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं और नोड्स पर मिनिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। अब इसने कहा कि नोड पर जो है जो नोड x इक्वल टू 0 पर नोड बना है, तो हमको इसका, अब इसमें टिग्नोमेट्री लगेगी थोड़ी सी, उस वेव से सुपरइम्पोजिशन करना है जो कि उसका जो एम्पलीट्यूड जो x का फंक्शन है उसमें साइन आ जाए, साइन के x। तो इसको इसके साथ सुपरइम्पोजिशन करने से आ जाता है जो ये यहाँ पर आ रखा है। देयर इज ए नोड y1 प्लस y2, तो माइनस ए कॉस के एक्स, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसमें फार्मूला लगा दिया गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2a साइन के एक्स हो गया। दिस इज़ द एम्पलीट्यूड। तो स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड से करते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड उनका x का फंक्शन है। तो x इक्वल टू 0 पर ये नोड चाह रहा था, नोड पर एम्पलीट्यूड 0 चाह रहा था, तो वो इस वेव के सुपरइम्पोजिशन से आया कौन सी से, माइनस ए कॉस के एक्स ओमेगा टी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए वेव ट्रेवलिंग इन ए मेटेरियल मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। एक्चुअल में जो वेव प्रोपेगेट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी भी कांस्टेंट नहीं होती। दैट इज़ डिसाइडेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। मतलब वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। जैसे जब एयर में हाई टेम्परेचर पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर का फंक्शन भी होती है। तो अब इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम से डिसाइड होती है वेव स्पीड। और पार्टिकल वेलोसिटी तो उस समय के साथ चेंज होती रहती है। जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी उस समय ओमेगा होती है, और ओमेगा ये है टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, और ये तो ओमेगा ए हो जाएगी। तो इसने पूछी है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए मेटल स्ट्रिंग, तो ये अपन ने मैक्सिमम। अब 7th क्वेश्चन है, ए मेटल स्ट्रिंग इज फिक्स्ड बिटवीन rigid support. It is initially at negligible tension. Its Young's modulus is y, density is rho, and coefficient of thermal expansion is alpha. If it is now cooled through a temperature T, transverse wave will move along it with a speed. ट्रांसवर्स वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है
तो टेंशन अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज़ द मास पर यूनिट लेंथ एंड टी इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये वेव स्पीड का फार्मूला है इन स्ट्रेच डिस्टिंग ट्रांसवर्स वेव्स का। भाई ये तो स्ट्रिंग है और ऑसिलेट वो यूँ कर रही है इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स, जिसमें जो पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। डिस्टर्बेंस इधर मूव कर रहा है, पार्टिकल यूँ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला है √T/μ। अब टेंशन कैसे प्रोड्यूस किया हमने, जो है स्ट्रिंग को दो पॉइंटों के बीच में फिक्स बांध दिया, लेकिन उसको कूल कर दिया। कूल करने से वो ठंडी होगी, लेकिन मतलब कूल करने से वो श्रिंक होगी, लेकिन श्रिंक नहीं होने दे रहे, तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा। कितना टेंशन क्रिएट हो, बाई डेल्टा L/L। अब डेल्टा L क्या है, L अल्फा डेल्टा T। अब अपने टेम्परेचर T उसका T जो है कूल करा है, तो इतनी कम उसकी लंबाई होगी L अल्फा T। L से L कट गया और ये लगा दिया गया जो स्ट्रेस का फार्मूला है यंग्स मॉडुलस, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और ये बाई इज द यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया इधर चला जाएगा तो फोर्स आ जाएगा मतलब टेंशन आ जाएगा। और T/μ, अब म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो, अगर कोई उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लंबाई 1, तो पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो A/1 इज़ द वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू रो इज़ द मास पर यूनिट लेंथ हो गया। तो एरिया इंटू 1 इंटू रो बाई अल्फा T इंटू एरिया से एरिया कट हो गया, तो स्पीड ये आ गई। अब इसमें सवाल में यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है, तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम दे रही। अब इसमें कौन सा सही है, ये सही है। ये मेटल स्टिक को 2 रिजिड सपोर्ट थी वहाँ पर बांध दिया गया था, फिर उसको कूल कर दिया गया। कूल करने से उसकी लंबाई चेंज होना चाह रही थी, कम होना चाह रही थी, लेकिन कम हमने होने नहीं दिया। जब कम होने नहीं दिया तो उसमें टेंशन क्रिएट हो गया। तो वो जो टेंशन क्रिएट हो गया, वो ये जो स्ट्रेस क्रिएट हुई, वो यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन डेल्टा L/L है। डेल्टा L अल्फा डेल्टा T है। तो जो 10वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है L अल्फा डेल्टा T, कि अगर किसी वायर की लंबाई का जो चेंज है गर्म करने से या ठंडा करने से, वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के और चेंज इन टेम्परेचर के। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो अल्फा आ जाता है। अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो L अल्फा डेल्टा T डिवाइडेड बाई L, तो ये स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेन इंटू बाई स्ट्रेस हो गई, स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स हो गया, फोर्स मतलब टेंशन हो गया, टेंशन को यहाँ पुट कर दिया गया। म्यू को हमने ऐसे निकाला, मास पर यूनिट लेंथ, एरिया इंटू 1 इंटू रो, एरिया कट हो गया और ये आ गया। इस तरह की बात है। अब है 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड एट टेंशन T एंड TB। ए टूनिक फॉर्क इज यूज टू, अच्छा, एक टूनिक फॉर्क के द्वारा उन दोनों वायर्स को वाइब्रेशन में लाया गया है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन अब एक जो है ऑसिलेट कर रही है फंडामेंटल में और दूसरी सेकंड हार्मोनिक में। जो फंडामेंटल में करती है तो उसका जो है उसकी उस स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो ये नोड है, तो L बराबर λ/2 है। तो फिर आ गया फ्रीक्वेंसी 1/2 L √T/m। और जो सेकंड हार्मोनिक में उसमें ये होगा नोड और बीच में एक नोड होगा, नोड टू नोड λ/2, नोड टू नोड λ/2, तो 2 λ/2, तो लैम्डा के बराबर λ2 इज L। तो इसमें फ्रीक्वेंसी V2/λ2 हो गया। V2 अंडर टेंशन अपॉन म्यू अपॉन λ2। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर, अब इनको बराबर कर दिया गया तो रूट म्यू कैंसिल हो जाएंगे, L कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √TA बराबर 2TB, तो TA बराबर 4TB आ जाएगा। अब 9th सवाल है। 9th सवाल अपने से कहता है द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाई दिस इफ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स चेंज। मतलब टेंशन बढ़ा दिया गया लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रही। इट्स लेंथ मस्ट बी इंक्रीज बाई वाट रेशियो, किस रेशियो के साथ उसकी लेंथ हो। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो कितने सेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, तो P/2L √T/μ होता है। लेकिन टेंशन इंक्रीज्ड। तो अब इसमें पूछा गया है कि लेंथ किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, तो इससे फार्मूला आ जाएगा L1 और L2। P से P कट गया, म्यू से म्यू कट गया, तो ये 1.4 पुट, तो 1 पॉइंट अंडर रूट लेंगे तो 1.2
टी बनाया, रूट टी बनाया जाएगा, T1 से T तो 1.2 आ जाएगा, तो लंबाई का रेशियो आ जाएगा। तो लंबाई का रेशियो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1.2 आया है तो 20% इसका आंसर हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाई दिस इफ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस रिमेन्स अनचेंज, इट्स लेंथ मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई 20%। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम थी।